कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के को हॉस्पिटल में देखते हैं। इसका नाम टैकोडो होता है और ये एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसका परिवार सिर्फ उसके लाइफ इंश्योरेंस के पैसों का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसे कभी कोई मिलने नहीं आता था। उसका एकमात्र सहारा एक गेम था जिसे वो हमेशा खेलता रहता था। फिर एक दिन वो गेम खेलते खेलते ही बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को जंगल के बीच एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा देखता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और उसे किंग कहकर पुकारती है। उसका नाम आटू था जो गेम में उसकी फेवरेट कैरेक्टर थी, इसलिए टैकोडो उसे रियल में देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो साथ में बहुत कंफ्यूज भी था। फिर आटू उसे बताती है कि वो एक गेम का हिस्सा है और टैकोडो इस गेम का टॉप प्लेयर है। आगे टैकोडो पूछता है कि क्या उसी ने उसे यहाँ समन किया है, लेकिन आटू कहता है कि उसे भी कुछ पता नहीं है, वो भी अचानक से इस जंगल में आ गई थी। शायद ये भी हमारे गेम के जैसे ही एक दुनिया है। फिर आटू पूछती है क्या वो पुराने दिनों की तरह उसके साथ मिलकर एक किंगडम बनाना चाहेगा, तो टैकोडो इसके लिए हाँ कर देता है। उसके बाद दोनों मिलकर गेम शुरू करते हैं। पहला काम था ये पता लगाना कि वो आखिर है कहाँ, तो टैकोडो मैजिक का इस्तेमाल करके एक स्काउट को समन करता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्काउट को देखता है तो वो उसे बहुत ही अगली लग रहा था। फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें बेकार के परेशानियों से दूर रहना होगा जब तक कि हम खुद को बचाने के लायक न हो जाएं। फिर टैकोडो स्काउट को आसपास के इलाके से जरूरी खबर पता लगाने के लिए भेज देता है। यहाँ सब कुछ उनके गेम के जैसे ही काम कर रहा था। वो स्काउट के जरिए सारी चीजें देख पा रहा होता है। टैकोडो के पास सिर्फ 200 माना पॉइंट्स थे और स्काउट को समन करने में 100 खर्च हो चुके थे, यानी अब सिर्फ 100 पॉइंट्स बचे हैं। उसने बस प्लान बनाया कि सबसे पहले एक सेटलमेंट बनाया जाए जो उनका बेस होगा। इसमें 20 माना और खर्च हो जाएगा, लेकिन अब उसके पास वॉरियर समन करने के लिए इनफ माना नहीं बचा था, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि अगर कोई अटैक कर देगा तो उनका क्या होगा। तभी आटू कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। लेकिन टैकोडो को उस पर भरोसा नहीं था। हीरो यूनिट होने के नाते आटू वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी, लेकिन अभी उसकी पावर एक नॉर्मल इंसान जैसी थी। उधर स्काउट जंगल में घूम रहा था और टैकोडो को हैरानी हो रही थी कि इतने बड़े जंगल में अभी तक कोई जानवर या मॉन्स्टर नजर नहीं आया। उसे भी चिंता हो रही थी कि अगर जानवर नहीं मिले तो उन्हें खाने के लिए माना खर्च करना पड़ेगा। तब स्काउट को कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है जो टैकोडो भी देख पा रहा था। जंगल के बीच एक डार्क एल्फ सेटलमेंट बना हुआ था और वहाँ काफी सारे एल्फ्स थे। आटो को राहत मिली कि ये सिर्फ डार्क एल्फ्स हैं क्योंकि उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन टैकोडो सोचता है कि ये बाद में उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए आटो सजेस्ट करती है कि उन्हें दूसरी लोकेशन पर जाना चाहिए। तो टैकोडो भी मान जाता है क्योंकि अब तक उन्होंने यहाँ कुछ बिल्ड नहीं किया था, लेकिन जाने से पहले वो उन डार्क एल्फ्स को सामने से देखना चाहता था। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है तो दोनों पीछे मुड़ते हैं और उन्हें एक डार्क एल्फ्स का ग्रुप दिखता है। सारे एल्फ्स उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी पूरी जगह से निकाल दिया गया था, इसलिए वो मजबूरी में इस श्रापित जंगल में आ गए हैं। और लंबे सफर के कारण छोटे बच्चे बहुत ही कमजोर और भूखे थे, इसलिए उनका एक ग्रुप खाना ढूंढने निकला था। उनकी टीम की एक एल्फ लड़की एमिल बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने अफवाहें सुनी थी कि जंगल में बुरी साया रहती है, लेकिन टीम लीडर उसे समझाता है कि ये बस एक अंधविश्वास है, लेकिन वो खुद भी अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था। फिर जैसे ही जियो की नजर टैकोडो पर पड़ी वो भी डर गया। उसे लगा जैसे उसके सामने वही बुरी साया है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे टैकोडो के पास जाता है और घुटनों पर बैठकर बताता है कि वो डार्क एल्फ क्लैन के हेड है। फिर टैकोडो से माफी मांगता है कि वो लोग उसकी अनुमति के बिना इस जंगल में आ गए हैं। आटो को समझ में नहीं आता कि एल्फ इतनी इज्जत क्यों दिखा रही हैं। फिर भी वो पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जियो बताता है कि उनका क्लैन पहले सेंट्रल प्लेन्स में शांति से रहती थी, लेकिन एक दिन उन पर हमला हो गया और उन्हें वहां से निकाल दिया गया, जबकि वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। लेकिन फिर भी सिर्फ डार्क एल्फ्स होने के कारण उनका गांव तबाह हो गया और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। उनके पास खाना भी नहीं है, जिस कारण से वो लोग कई दिनों से भूखे हैं। ये सुनकर टैकोडो को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उनकी हेल्प करने का सोचता है। फिर वो अपनी थोड़ी सी माना यूज करके उनके लिए कुछ एप्पल्स क्रिएट करता है, जो देखकर जियो हैरान रह जाता है, लेकिन उसे खाने में काफी हेजिटेट कर रहा था और बाकी सब इतने भूखे होते हैं कि तुरंत ही उन एप्पल्स को खाने लगते हैं। तो टैकोडो उनके लिए पेयर्स भी क्रिएट कर देता है ताकि उन्हें खाने को और मिल सके, लेकिन जियो अभी भी हेजिटेट कर रहा होता है। तो आटो उस पर चिल्लाती है कि टैकोडो का गिफ्ट एक्सेप्ट ना करना बहुत रूड माना जाएगा। तो जियो अपना सर झुका लेता है और कहता है कि वो क्लैन के बच्चों की हालत बहुत खराब है और अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो वो जल्दी मर जाएंगे। फिर वो परमिशन मांगता है कि क्या वो फूड वो अपने क्लैन के बच्चों के लिए ले जा सकता है। टैकोडो को उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है, तो वो और भी ज्यादा फूड क्रिएट कर देता है, लेकिन आटो उससे खुश नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत माना खर्च हो रहा था। फिर सभी एल्फ्स दिल से टैकोडो को धन्यवाद कहते हैं
और फूड लेकर अपने कैंप लौट जाते हैं। कैंप में सभी लोग लगभग हार ही मान चुके थे। तभी जियो और बाकी लोग बैग्स भरकर फूड लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। दूध देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर जब उससे पूछा जाता है कि उसे ये खाना कहाँ से मिला, तो वो टकोड़ो के बारे में नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि उसका लक अच्छा था। फिर रात में जियो आग के पास बैठा होता है। तभी क्लैन लीडर मोल्टर उसके पास आ जाता है और कहता है कि आज उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर भी वो नोटिस करता है कि जियो उतना खुश नहीं लग रहा है। तो वो पूछता है कि क्या बात है, और थोड़ी चुप्पी के बाद जियो सारी बात उसे बता देता है। साथ ही वो टकोड़ो को वही बुरा साया समझ रहा होता है। तो मोल्टर पूछता है कि वो किसकी बात कर रहा है। इस पर जियो समझता है कि एमिल ने पावरफुल बीइंग के बारे में बताया था जिसे इस जंगल में सील कर दिया गया था। मोल्टर ने इस लेजेंड के बारे में पहले सुनी थी और वो ये जानकर शॉक हो जाता है कि जियो ने असल में किंग ऑफ रूइन को देखा है। वो बताता है कि लेजेंड के अनुसार जब दुनिया बहुत ही बुरी हो जाती है तब किंग ऑफ रूइन धरती पर आते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो जियो से पूछता है कि क्या उसने खुद को किंग ऑफ रूइन कहा था, लेकिन जियो को याद नहीं था कि उसने ऐसा कुछ कहा था। फिर मोल्टर पूछते है कि क्या जियो ने उससे बात की, लेकिन जियो कहता है कि वो ज्यादा बोल नहीं रहा था, बल्कि एक औरत थी जो उसकी तरफ से बोल रही थी। जियो की बात सुनकर मोल्टर को यकीन हो जाता है कि ये उनके लिए बैड न्यूज है। तो वो पूछता है कि क्या जियो को इस फूड के बदले अपनी आत्मा बेचनी पड़ी। इस पर जियो कहता है कि किंग ऑफ रूइन ने बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगा। मोल्टर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। तो जियो कहता है कि किंग ऑफ रूइन ने शायद उन पर तरस खाकर उनकी मदद कर दी थी। मोल्टर को यकीन नहीं होता कि जियो किंग ऑफ रूइन को इतना अच्छा बता रहा है। वो पूछता है कि क्या जियो हिप्नोटाइज हो गया, लेकिन जियो साफ कहता है कि हम लोग अभी उसी के कारण जिंदा हैं और हम इस हालत में भी नहीं थे कि उसे खाने को मना कर देते। अब जियो की बात सुनकर मोल्टर सच में सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे अपने लोगों की चिंता हो रही थी। इसलिए वो कहता है कि किंग ऑफ रूइन से वो समझौता करेगा। और टकोड़ो के कैंप में आटो उसे अपनी माना दूसरे लोगों पर वेस्ट करने के लिए डांट रही होती है। तो टकोड़ो कहता है कि उसे डार्क एल्व्स पर तरस आ गया था। वो उनके बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता था। आटो उसकी बात समझती है, लेकिन याद दिलाती है कि उसे अपना किंगडम भी बनाना है, इसलिए वो ऐसे ही रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन टकोड़ो के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है कि जब डार्क एल्व्स आए थे तो वो नर्वस होने के कारण उनसे ठीक से बात नहीं कर पाया था। आटो ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। उसे लगा था जब कि टकोड़ो जानबूझकर रूड होने का दिखावा कर रहा है। तभी उनका स्काउट लौट कर आता है और बताता है कि डार्क एल्व्स फिर से यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर टकोड़ो और आटो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। टकोड़ो को लगता है कि शायद वो और खाना लेने आ रहे हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो लोग बस खाना लेकर यहाँ से चले जाएं। लेकिन उनसे बात करने का सोच कर ही बहुत घबरा रहा था। तो आटो कहती है कि सारी बातचीत वो खुद संभाल लेगी। इससे टकोड़ो एक मिस्टीरियस और पावरफुल किंग लगेगा। टकोड़ो को ये आइडिया अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद मोल्टर और जियो पहुँचते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। मोल्टर खुद को डार्क एल्फ ट्राइब का चीफ बताता है और फिर पूछता है कि उनके बेनिफैक्टर का नाम क्या है। तो आटो कहती है कि तुम लोग इस वक्त किंग ऑफ रूइन टकोटोरा के सामने हो। जियो सुनते ही हैरान रह जाता है कि टकोटो सच में किंग ऑफ रूइन है। फिर मोल्टर दोबारा टकोटो को उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद करता है। जियो और मोल्टर ये सुनकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी मदद के बदले कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। वो पूछते हैं कि क्या सच में हमें बदले में कुछ भी नहीं देना है। तो आटो उन्हें याद दिलाती है कि उनके पास देने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन मोल्टर के दिल में बेचैनी है। उसे लगता है कि ये चीज उनके लिए बाद में भारी पड़ सकता है। तभी आटो गुस्से में कहती है कि मोल्टर की जिद आगे चलकर परेशानी बनेगी, इसलिए बेहतर होगा कि सबको यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन टकोटो ऐसा नहीं चाहता था। उसे समझ आ जाता है कि मोल्टर को इतना बड़ा फेवर लेना अजीब लग रहा है, तो टकोटो बदले में कुछ मांगने का सोचता है। फिर आटो टकोटो का डिसीजन सुनती है और कहती है कि बदले में तुम्हें हमें इस जंगल के बाहर की दुनिया की जानकारी देनी होगी। ये सुनकर मोल्टर राहत की सांस लेता है और कहता है कि वो खुशी खुशी ये करेगा। लेकिन आटो आगे कहती है कि जानकारी देने के बाद तुम और तुम्हारे लोग तुरंत इस जंगल से चले जाओगे। इस पर मोल्टर टकोटो से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें यही रहने दिया जाए, वरना फिर से बेघर हो जाएंगे। लेकिन आटो उन्हें तुरंत ही मना कर देती है और उन्हें मारने की धमकी देती है। तो हार मानकर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन टकोटो को अच्छा नहीं लगता और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों रुक कर पूछते हैं कि क्या तुम लोग मेरे किंगडम में रहना चाहोगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आटो टकोटो को किनारे ले जाकर पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो टकोटो समझता है कि ये लोग हमारे काम आ सकते हैं। तो आटो सोचती है और मान जाती है ये बुरा ऑप्शन नहीं है। तभी टकोटो मजाक में कहता है कि वैसे भी गेम में मानरा में सिर्फ बुरे दिखने वाले क्रिएचर ही रहते थे, बहुत अगली थे। क्या तुम सच में चाहती हो कि हमारा किंगडम सिर्फ उन्हीं से भरा हो। इस पर आटो हंस देती है और उसकी बात मान जाती है। फिर मोल्टर और जियो की तरफ मुड़कर कहती है अगर तुम मानरा में रहते हो तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे और तुम उसी दिन से ईविल बन जाओगे।
फिर कुछ समय बाद टकोडो और आटो एल्फ कैंप की ओर बढ़ते हैं क्योंकि एल्फ ने उनकी बात मान ली थी। फिर कैंप पहुंचते ही मोल्टर अनाउंस करता है कि हमारे नए राजा आ चुके हैं। तो पूरा कैंप टकोडो को देखकर झुक जाता है और टकोडो जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। कुछ एल्फ पहली बार टकोडो को देखकर डर जाते हैं, जबकि कुछ बहुत खुश होते थे, लेकिन जो उसके ज्यादा पास होते हैं वो टकोडो की डार्क एनर्जी के कारण बेहोश हो जाते हैं। तो जियो सबको वार्न करती है कि सीधा राजा को मत देखो वरना उन्हें लगेगा तुम रूड हो रहे हो। उसके बाद टकोडो अनाउंस करता है कि आज से यहाँ मौजूद सभी लोग मानरा के सिटीजन्स हैं। तभी जियो सारी नाइंसाफियां और दर्द याद करता है जो उन्होंने झेले थे। बाकी लोग भी याद करते हैं कि कैसे उनके गांव को तबाह कर दिया गया था, इसलिए अब उन्हें राहत मिली है कि वो सुरक्षित है। फिर कुछ दिन बाद टकोडो की हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो मोल्टर से मिला हुआ मैप देख रहा था और फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि ये अब तक का सबसे बेकार लोकेशन है। तो ऑटो पूछती है कि क्या परेशानी है। इस पर टकोडो बताता है कि इस जंगल के दोनों तरफ बहुत ही पावरफुल किंगडम है और अगर इन्हें मानरा के बारे में पता चला तो हमारा काम तमाम है। और तो और इस जंगल में हम कुछ उगा भी नहीं सकते हैं। उसकी परेशानी सुनकर आटो कुछ भी कहती नहीं, लेकिन टकोडो फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उनके पास सब डार्क एल्फ थे और उनकी मदद से वो कुछ तो कर ही लेंगे। तभी वहाँ मोल्टर और जियो एमिल के साथ पहुँचते हैं। जियो ने एमिल से इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि ये बहुत स्मार्ट है और देश विदेश के मामलों में एक्सपर्ट है। ये जानकर टकोडो खुश होता है, लेकिन वो महसूस करता है कि तीनों उसके सामने काफी नर्वस है, इसलिए वो आटो से कहलवाता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर आटो ने बताती है कि टकोडो ने कुछ डिसीजन लिए हैं और मोल्टर को किंगडम के मैटर्स हैंडल करने की जिम्मेदारी दे दी है। वहीं जियो को मानरा आर्मी का कैप्टन बनाया जाता है। तो जियो गर्व से कहता है कि मैं अपने रास्ते में अपने आने वाले सभी दुश्मनों को मार दूंगा। तो टकोडो उसे इतना सीरियस देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। तो वो आटो से सबको बताने के लिए कहो कि उसे शांति पसंद है, इसलिए जब तक बहुत ही जरूरी ना हो उन्हें झगड़े शुरू करने से बचना चाहिए। जो सुनकर जियो को यकीन नहीं होता कि किंग ऑफ रूइन असल में एक शांति प्रिय इंसान है। फिर मोल्टर अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके पास जियो से कहीं ज्यादा ज्ञान है, लेकिन जियो तुरंत कहता है कि मोल्टर जैसा बूढ़ा आदमी हमारा कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन आटो को उनकी बहस में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो टकोडो से पूछती कि क्या उन्हें कंस्ट्रक्शन शुरू करने का ऑर्डर दे। तो टकोडो उन्हें उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए कह देता है, लेकिन वो ये भी चाहता था कि मटेरियल इकट्ठा करने में जंगल नष्ट न हो। और आटो को उसकी सोच बहुत अच्छी लगती है। तो वो मोल्टर से पूछती है कि क्या ये मुमकिन है। मोल्टर कहता है कि अगर वो घरों को विशाल पेड़ों के खोखले में बनाए तो ये हो सकता है। टकोडो ये सुनकर अच्छा लगता है और उन्हें साथ में रिफॉरेस्टिंग के लिए भी कहता है, लेकिन वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रिफॉरेस्टिंग का मतलब नहीं पता था, जो जानकर टकोडो बहुत हैरान होता है। फिर आटो उनसे पूछती है कि क्या कम से कम उन्हें मिलिट्री मैजिक या 6 ग्रेट एलिमेंट का पता है। लेकिन मोल्टर कहता है कि उसने तो सिर्फ 4 ग्रेट एलिमेंट्स के बारे में सुना है। जहाँ तक मिलिट्री मैजिक की बात है, एमिल बताती है कि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ टकोडो और आटो को एहसास होता है कि इस दुनिया के लोग वाकई बहुत पीछे चल रहे हैं। फिलहाल के लिए आटो सबको रिफॉरेस्टिंग के बारे में समझाती है कि इसमें कटे पेड़ों की जगह पर नए पेड़ लगाते हैं और मैजिकल एलिमेंट का यूज करके पेड़ों को जल्दी बड़ा किया जाता है। फिर वो झूठ बोलती है कि इस टेक्निक को टकोडो ने खुद बनाया है। ये सुनकर एमिल बहुत एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है क्या उसी ने सेब और अंगूर बनाए थे। उसने कुछ अंगूर के बीज भी लगाए हैं और अब उनके बढ़ने का वेट कर रही है। इस पर टकोडो और आटो दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में अंगूर और सेब जैसे फल होते ही नहीं। फिर भी टकोडो ने अपनी प्रोडक्शन स्किल से इन्हें बना लिया था। फिर टकोडो सोचता है कि वो अपनी पावर से क्या क्या बना सकता है और चेक करने के लिए एक सिक्का समन करता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी माना से कुछ भी बना सकता है। इसलिए उसे लगने लगता है कि दुनिया पर राज करना शायद उतना भी मुश्किल नहीं है। इसी बीच होली एम्पायर को जंगल में डार्क एनर्जी का एहसास होता है, इसलिए होली सेंट कुछ लोगों को चेक करने के लिए भेजती है। तभी उनका सामना गोब्लिन से होता है। तो होली सेंट अपने एक ही इशारे से सबको जलाकर मार देती है और उसकी पावर देखकर सारे नाइट्स दंग रह जाते हैं। फिर सेलिना कार्डिनल से पूछती है कि क्या उसे उस ओमेन के बारे में कोई खबर मिली है जिसे उसने इस इलाके में महसूस किया था। लेकिन कार्डिनल कहता है कि वो बिना चर्च के परमिशन के किसी को वहाँ भेज नहीं सकता। तो सेलिना खुद जाकर वहाँ चेक करने का डिसाइड करती है, लेकिन कार्डिनल उसे रोकता है कि एक सेंट होने के नाते उसे सोच समझ कर काम करना चाहिए। लेकिन सेलिना भी काफी जिद्दी थी, तो कार्डिनल को उसके लिए मानना ही पड़ता है। उधर मांडा में डार्क एल्व्स लगातार काम कर रहे थे और आखिरकार थ्रोन रूम तैयार हो जाता है, जो देखकर टकोडो बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खुले में सोना नहीं पड़ेगा। इसी बीच टकोडो के मिनिस्टर्स वहाँ जाते हैं। आज उनकी एक मीटिंग थी। फिर वो टकोडो को नए कपड़े देते हैं, तो टकोडो उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने कपड़े में ही खोया होता है। तो आटो उसके बिना ही मीटिंग शुरू करने का ऑर्डर देती है।
सबसे पहले मोल्टर ने पूछा कि थ्रोन रूम के बाद कौन सी बिल्डिंग बनानी चाहिए, तो आटू कहती है कि सबसे पहले फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू करनी चाहिए। इस पर मोल्टर पूछता है कि जब टकूडो अपनी पावर से खाना बना सकता है तो फिर इसकी क्या जरूरत। इस पर आटू कहती है कि अगर वो आसपास ना हो तो क्या होगा। तभी आटू उन्हें फ्लैश ट्री दिखाती है जो रहस्यमय मीट उगाता है। वो कहती है कि ये हमारे फूड प्रोडक्शन प्लान का पहला कदम है, लेकिन मोल्टर, जियो और एमिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसा मांस नहीं खाते। इस पर आटू वादा करती है कि आगे वो और भी फूड सोर्स खोजेंगे और वो पेड़ बोल भी सकता था, जो काफी डरावना लग रहा था। फिर रिसर्च का मुद्दा आता है। अगर वो तेजी से तरक्की करना चाहते हैं तो नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी। आटू कहती है कि उन्हें मिलिट्री मैजिक पर रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि इससे हजारों दुश्मनों को एक साथ खत्म किया जा सकता है। तो मोल्टर इस रिसर्च की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। अंत में मिलिट्री प्लानिंग की बारी आती है तो जियो कहता है कि वो आर्मी तैयार कर सकता है, लेकिन टकोडो कहता है कि अभी सेना पर ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि अभी उसके पास आर्मी संभालने की कैपेसिटी नहीं है। इस पर जियो विरोध करता है क्योंकि अगर उन पर हमला हुआ तो उन्हें कौन बचाएगा। ऊपर के डार्क एल्फ ट्राइब के लीडर्स होने की वजह से उन पर बाउंटीज लगी हुई है, लेकिन टकोडो आर्मी बनाने में इतना खर्च नहीं करना चाहता था। तो वो कहता है कि मैं एक हीरो बनाऊंगा। इस पर मोल्टर और जियो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आटो हीरोज किंग के अंडर काम करते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। हीरोज को समन करने के लिए कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस से जल्दी उसे समन कर पाएंगे। इस तरह से फिलहाल के लिए सारे मसले हल हो जाते हैं। उधर एम्पायर में जूनियर पलादिन लियोनियस प्रे कर रहे होता है। तभी हाई पलादिन वेलियस उससे बात करने आता है और कहता है कि अब उनके निकलने का टाइम हो चुका है। तो लियोनियस उठ जाता है। तभी वेलिस नोटिस करता है कि लियोनिस ने अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई है, तो वो उसे फैमिली के बारे में पूछता है। इस पर लियोनिस बताता है कि उसकी वाइफ का नाम मार्शा है और उसकी बेटी का नाम मीना है। आगे वो अपनी फैमिली के बारे में बताने से मना कर देता है। फिर वेलिस ये कंप्लेन करता है कि उसे इतना बेकार मिशन क्यों मिला है, लेकिन लियोनियस उसे याद दिलाता है कि मिशन सेलिना से जुड़ा है, इसलिए उसे सीरियसली लेना चाहिए। फिर भी वेल्डिस को अजीब लगता है कि इतने इम्पोर्टेंट मिशन के लिए उन्हें इतनी कमजोर टीम दी गई है। असल में सिर्फ वो और लियोनियस ही वहाँ पावरफुल थे, बाकी पूरी टीम बेकार थी। इधर मानरा में सारे काम बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। अब ये जगह सच में रहने लायक लग रही थी और डार्क एल्फ्स को भी अब फ्लैश ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वही एमिल टकोडो को सारी जगह दिखाती है। वो बता दे कि फ्लैश ट्रीज अच्छे से ग्रो हो रहे हैं तो फूड स्टोरेज जल्दी पूरा हो जाएगा। उधर मोल्टर मैजिकल रिसर्च में बिजी होता है। बाकी एल्फ्स भी जिन्हें मैजिक आता था उसकी मदद कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनके पास में एक झरना भी था जिससे अब उन्हें पानी की दिक्कत नहीं होगी। फिर वो पब्लिक ऑफिस दिखाती है जहाँ मानरा की सारी मीटिंग्स होंगी। टकोडो एमिल से काफी खुश होता है क्योंकि वो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी, लेकिन एमिल थोड़ी नर्वस थी। वो टकोडो से पूछती है कि क्या वो उसके काम से खुश है, तो वो कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और टकोडो से अपनी तारीफ सुनकर एमिल खुशी के मारे रो पड़ती है। उसके बाद एमिल टकोडो को फ्लैश ट्री फॉर्म दिखाती है जो बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा था। हालांकि एमिल अभी भी उन अजीब बात करने वाले फ्लैश ट्रीज से डर रही होती है, इसलिए वो उन्हें वाटर सोर्स दिखाने के लिए ले जाती है। वो सभी जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर एमिल डर जाती है क्योंकि पानी पूरी तरह से काला हो चुका था। तभी मोल्टर और जियो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पानी को देखकर अब उन्हें नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी आटू कहती है कि पानी अभी भी बिल्कुल सेफ है और उन्हें खुद ही पानी पीकर दिखाती है। बाकी सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आटू ने इतना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन वो कहती है कि दरअसल ऐसा इस कर्स्ड प्लेस के कारण होता है और भले ही पानी, हवा और जमीन डार्क और डेडली लग रही हो, लेकिन मानरा के लोगों पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन शापित होने के कारण ये जगह आसानी से किसी की भी नजर में आ सकती थी, इसलिए जियो और मोल्टर सोचते हैं कि अब आर्मी बनाने का टाइम आ गया है। लेकिन आटू कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक हीरो अकेले ही छोटे मोटे मामले निपटा सकता है। लेकिन मोल्टर और जियो को अभी भी हीरो की पावर समझ में नहीं आती, तो आटू उन्हें खुद दिखाने का सोचती है और वहाँ से टेंटिकल्स निकलने लगे और वो वहाँ के पेड़ों को एक झटके में काट देती है, जो देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। फिर आटू बताते हैं कि वो खुद भी एक हीरो है और जब तक कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आती तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ टकोडो आटू से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसने अपनी पावर दिखाने के लिए वहाँ के पेड़ों को बर्बाद कर दिया था। फिर मोल्टर और जियो सोचते हैं कि टकोडो के लिए एक पैलेस बनाया जाए जो उसकी मैजेस्टी को सूट करे, लेकिन टकोडो सोचता है कि ये सिर्फ रिसोर्सेज की बर्बादी होगी। लेकिन मोल्टर, जियो और एमिल कैसल बनाने के लिए जिद करने लगते हैं, तो आटो कहती है कि टकोडो को शायद उनकी विश पूरी कर देनी चाहिए। इस पर टकोडो कहता है कि वो हमेशा से एक फ्लोटिंग कैसल बनाने का सपना देखता था और उन्हें उसके लिए परमिशन दे देता है।
वहीं पलारिन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वेल्डेस लियोनिस से कहता है कि इतने सारे लोगों को हायर करके उसने अच्छा काम किया है। तो लियोनिस कहता है कि ये आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग नॉर्थ में गए हुए हैं, जहाँ बारबेरियंस का एक ग्रुप गया है और उन्होंने आसपास रेड करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि हमने सुना है कि वहाँ पर एक विच रहती है। फिर वो लोग रात बिताने के लिए एक टाउन में रुक जाते हैं, जहाँ लियोनिस बार्गो से उस बीच के बारे में पूछता है। तो बार्गो बताता है कि ये सब एक अफवाह है कि उस पूरे नॉर्थ में उसी के कारण तबाही मची हुई है। जो बात लियोनिस और वेल्डेस को पूरी तरह से बकवास लगता है। उसके बाद बार्गो उनसे पूछता है कि किंगडम ने इतनी जल्दी 2 होली नाइट्स को यहाँ भेज दिया, आखिर उनका सामना किस चीज से होने वाला है। इस बारे में वेल्डेस को भी खास डिटेल नहीं थी, लेकिन वो बार्गो को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और शायद उनका सामना डार्क एल्फ से हो सकता है। यहाँ लोनियस को ये चिंता होती है कि अगर डार्क एल्फ को ऐसे छोड़ दिया गया तो शायद एक दिन ताकतवर हो जाएंगे और उनके किंगडम पर अटैक कर देंगे, इसलिए वो उन सबको मार देना चाहता था। वेल्डेस कहता है कि मिशन बस इन्वेस्टिगेशन के लिए है, तो हम किसी को भी मारेंगे नहीं। ये सुनकर लोनियस समझ नहीं पाता कि वेल्डेस क्यों इतना बड़ा मौका छोड़ रहा है। तो वार्गो सिंपली कहता है कि हम बस एक फैमिली है, इसलिए हम अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। इसी बीच मानरा में टकोडो सभी को एक पास बुला लेता है और एक फ्रूट में माना डालना शुरू कर देता है और उन सब के सामने ही वो फ्रूट ट्रांसफॉर्म होकर एक स्काउट में बदल जाती है, जो देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि कैसे टकोडो ने अभी अभी एक नया क्रिएचर बना दिया। उसके बाद टकोडो अपने थ्रोन रूम में लौटता है और राहत की सांस लेता है कि टकोडो ने उससे स्काउट मिशन के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे, क्योंकि सच तो ये था कि उसे खुद नहीं पता कि कैसे काम करता है। फिर आटू कहती है कि अब उन्हें एक हीरो क्रिएट कर लेना चाहिए, इससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। फिर वो टकोडो से पूछती है कि वो सबसे पहले किस हीरो को समन करने वाला है। तो टकोडो कहता है कि वो आइजला को समन करेगा, जो कीट पतंगों की क्वीन है और आसपास मौजूद सभी इंसेक्ट टाइप सोल्जर्स की पावर को कई गुना बढ़ा देगी। इसके अलावा आइजला लार्वा सोल्जर्स भी पैदा कर सकती है। आटो को टकोडो का आइडिया अच्छा लगता है। साथ ही टकोडो बताता है कि दूसरे हीरोज काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने किंगडम में शांति बनाए रखना चाहता है, इसलिए आइजला उनके लिए बेस्ट है। फिर सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि होली नाइट्स एक गुस्सैल हिल जायंट से टकरा जाते हैं और सभी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वेल्डेस सबको रोक देता है और कहता है कि वो उसे अकेले ही संभाल लेगा। लियोनिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्डियस धीरे धीरे जायंट की तरफ बढ़ता है और एक प्रेयर बोलना शुरू करता है। तो लियोनिस बाकी मशीनरीज को समझता है कि वोल्डियस एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें प्रेयर के जरिए अपने अटैक्स को पावर दी जाती है। फिर जैसे ही जाइंट अटैक करने वाला होता है, उससे पहले ही वेल्डेस उसे आसानी से 2 हिस्सों में काट देता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं और लोनियस उसकी खूब तारीफ करता है और वो लोग अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मानरा में टकोडो बर्गर खा रहा होता है, तो आटो उसकी जंक फूड खाने वाली आदत से थोड़ी चिंतित होती है और कहती है कि उसे हेल्दी खाना खाना चाहिए। इस पर टकोडो कहता है कि पिछली जिंदगी में वो हॉस्पिटल में था, जहाँ उसे बस बेस्वाद खाना ही मिलता था, इसलिए इस जिंदगी में वो खाने का मजा पूरी तरह से लेना चाहता है। फिर वो आटो से कहता है कि जियो और मोल्टर को एक मीटिंग के लिए बुलाने को कहता है। आटो तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन वो थोड़ी क्यूरियस होती है कि ये मीटिंग आखिर है किस बारे में। तब टकोडो उसे समझाता है कि उसकी आर्मी में जो नया स्काउट शामिल हुआ है, इस बारे में वो जियो और मोल्टर से सलाह लेना चाहता है कि उन्हें इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। फिर आटो पूछती है कि तुम उस गाँव की बात कर रहे हो जो जंगल के बाहर है। तो टकोडो हाँ करता है और बताता है कि हमें उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना होगा, वरना वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आटो उसे इतनी टेंशन लेने से मना करती है, लेकिन तभी टकोडो को एहसास होता है कि कुछ लोग हथियार के साथ ही यहाँ आ रहे हैं। तो वो आटो से इन सोल्जर को हैंडल करने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि पहले कोशिश करना कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो उन्हें मार भी सकती है। वही सोल्जर जंगल के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी आटो जंगल से बाहर आती है और उसने खुद को पूरी तरह से कवर किया होता है। उसे देखकर वेल्डिस और लोनियस दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वेल्डिस आटो से पूछता है कि वो है कौन। तो वो झूठ बोलते हुए कहती है कि वो एक डार्क एल्फ है जो अपने लोगों के साथ इन जंगलों में रहती है। जो सुनकर लोनियस भड़क जाता है, लेकिन वेल्डिस उसे रोक देता है और आटो से कहता है कि वो लोग सिर्फ इस जंगल की जांच करने आए हैं, तो क्या वो उन्हें अंदर जाने देगी। लेकिन आटो ने उसके लिए मना कर देती है, जिससे लोनियस फिर से गुस्से में आ जाता है। उसे बुरा लगता है कि एक लो लेवल डार्क एल्फ उसे कैसे रोक सकती है। फिर वेल्डियस उसे चुप कराता है और आटो को किसी तरह मनाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हमें सेंट से वार्निंग मिली है कि इस जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये सुनते ही लोनियस पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने उनकी सीक्रेट लीक कर दी थी जो उनके नियमों के खिलाफ था। वो गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन वेल्डियस उसे फिर से चुप रहने को कहता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी आटो उन्हें जंगल में जाने से मना कर देती है और वेल्डियस अकेली औरत को इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हुए देखकर समझ जाता है कि यहाँ उन्हें खतरा है, इसलिए वो अपने सैनिकों को
वापस लौटने का ऑर्डर देता है, लेकिन लोनियस अपनी बेवकूफी दिखाता है और वेल्डिस पर मिशन छोड़कर भागने का आरोप लगाता है। इसके बाद वो मशीनरीज को ऑर्डर देता है कि वो जंगल के अंदर जाएंगे और अपनी जांच पूरी करेंगे। मजबूरी में बाकी सभी को भी उसका ऑर्डर मानना पड़ता है। फिर लोनियस आदेश देता है कि आटू को तुरंत पकड़ लिया जाए, लेकिन वेल्डिस उन्हें लगातार चेतावनी देता रहता है कि ऐसा मत करो। फिर भी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आटू भी देखती है कि सिर्फ बातों से अभी ये मामला नहीं सुलझने वाला। अगले ही पल लोनियस खुद को जमीन पर खून से लथपथ पाता है और काफी सारे लोग मारे जा चुके थे और ये सब सिर्फ लोनियस की बेवकूफी का नतीजा था। फिर वेल्डिस जोर से चिल्लाता है कि कोई तुरंत जाकर ये खबर किंगडम तक पहुंचाओ, लेकिन उनके सारे मैसेंजर पहले ही आटू के अटैक से मारे जा चुके थे और अब उनके पास लड़ाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो सभी मशीनरीज एक साथ अपनी एरोस छोड़ते हैं, लेकिन आटू उन्हें आसानी से ब्लॉक कर देती है और साफ साफ कहती है कि ये सब लोनियस की गलती है, उसे शांति से यहाँ से चला जाना चाहिए था। और लोनियस को आखिरकार एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो आटू को विच समझ रहा होता है। वेल्डिस को भी कुछ ऐसा ही शक था, जो कि अब यकीन में बदल गया था, इसलिए वो लड़ाई को टालना चाहता था, क्योंकि मशीनरीज जैसे नॉर्मल सैनिक तो उनके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं थे। फिर वेल्डिस उन्हें तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है और कहता है कि वो और लोनियस ही इसका सामना करेंगे। फिर वो पूरी ताकत से आटू पर अटैक करते हैं, तो आटू उन्हें कमजोर कहकर मजाक उड़ाती है, लेकिन वेल्डिस और लोनियस दोनों मिलकर उसके 2 टेंटिकल्स काट देते हैं, जो देखकर वो हैरान रह जाती है। वेल्डिस कहता है कि अगर वो आटू के सारे टेंटिकल्स काट देंगे तो वो हार जाएगी और आटू उनके अटैक से बचने के लिए तुरंत 2 मशीनरीज को हॉस्टेज बना लेती है। लेकिन वेल्डिस कहता है कि हमें अपनी किंगडम को बचाने के लिए कुछ लोगों का बलिदान तो देना ही होगा, तो लोनियस भी उसकी बात से एग्री करता है। फिर दोनों पूरी ताकत से अटैक करते हैं और एक ही अटैक में हॉस्टेज के साथ साथ आटू की आखिरी 2 टेंटिकल्स भी काट डालते हैं। आटू को उम्मीद नहीं था कि वो अपने ही साथियों को इतनी आसानी से कुर्बान कर देगा और एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि अब आटू वाकई मुश्किल में है, लेकिन ये सब तो उसके गेम का हिस्सा था। अगले ही पल जमीन फट जाती है और उसमें से कई नए टेंटिकल्स निकल के आते हैं, जो वेल्डिस के अंदर घुसकर उसे मार देते हैं, जो देखकर लोनियस दंग रह जाता है। तो आटू मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं अनगिनत टेंटिकल्स समन कर सकती हूँ और वो तो बस अब तक उनके साथ हिल रही थी। ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं, उन्हें पता था कि आटू उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो लोनियस तुरंत ही सबको अलग अलग दिशा में भागने के लिए कहता है, तो सब वैसा ही करते हैं। आटू उन्हें भागता हुआ देखती है, लेकिन उनका पीछा नहीं करती। फिर लोनियस अपनी होली स्वॉर्ड उठाता है और पूरी ताकत से आटू पर वार करता है और आटू भी उसी के जैसे पावर का यूज करके उसे रोकती है, जो देखकर लोनियस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चौंकते हुए कहता है कि तुम जैसी बुरी ताकत होली स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो। तो आटू बताती है कि जब मैंने वेल्डिस को मारा तो मैंने उसके सारे टेक्निक कुछ सीख लिया और अब वो वेल्डिस जितनी ही स्किल्ड थी। वो उसी की तकनीकों का इस्तेमाल करके लोनियस पर हमला करती है और कहती है कि बेचारा वेल्डिस तुम्हारी वजह से मारा गया। फिर वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी और बेटी का क्या होगा। और उसकी बात सुनकर लोनियस तुरंत समझ जाता है कि आटू ने वेल्डिस की सारी यादें भी चुरा ली। फिर आटू कहती है कि जानना चाहते हो वेल्डिस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने साथियों को बचाने के बारे में ही सोच रहा था। वो एक अच्छा लीडर था, लेकिन फिर लोनियस कहता है कि भागे हुए मशीनरीज जाकर राज्य को रिपोर्ट कर देंगे, तो ये मिशन पूरी तरह फेल नहीं हुआ। लेकिन आटू उसे बताती है कि मेरे बाकी साथी अब तक तुम्हें खत्म भी कर चुके होंगे। ये सुनते ही लोनियस का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वो अकेला रह गया है, तो आखिरी बार अपनी तलवार घुमाकर आटू पर अटैक करता है, लेकिन आटू उसे बुरी तरह से जकड़ लेती है। लेकिन मरने से पहले वो कहती है कि अगर तुमने वेल्डिस की बात मानी होती तो तुम खुशी खुशी अपनी फैमिली के पास होते, लेकिन तुमने अलग रास्ता चुना। तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ साथ तुम्हारे सभी जानने वाले को भी भयंकर तरीके से मार दूंगी और उन्हें बताऊंगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो लोनियस गिड़गिड़ाने लगता है कि उन्हें कुछ मत करना और तभी आटू उसकी जान ले लेती है। लोनियस की मौत के बाद जियो आटू के पास आता है और उसे बताता है कि उसने और उसकी टीम ने भागे हुए सारे मशीनरीज को मार दिया है। तो आटू उसकी तारीफ करती है और सभी लाशों को निपटाने का काम दे देती है। फिर जाने से पहले जियो से पूछता है कि क्या तुम सच में उसकी फैमिली और उसे जुड़े लोगों को खत्म कर दोगी। इस पर आटू कहती है कि मैं बस उसे डराना चाहती थी। उसके बाद वो तुरंत टाकुडो के पास जाती है और बताती है कि वो लोग उसे विच समझ रहे थे, लेकिन उनके गेम में तो कोई विच थी ही नहीं, यानी कि ये दुनिया उनके गेम से अलग है। तो टाकुडो कहता है कि ज्यादातर गेम फीचर्स अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं, इसके अलावा उनकी स्किल और इम्प्रूव हुई है। फिर वेल्डिस मेमोरी से उन्हें क्विवोलिया सिटी के बारे में काफी जानकारी मिली होती है। अभी क्विवोलिया का पूरा फोकस उत्तरी इलाके में चल रही गड़बड़ियों पर है, मतलब फिलहाल उनका ध्यान मानड्रा पर नहीं जाएगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम का गायब होने के कारण वो लोग जरूर कोई कदम उठाएंगे। अब इस समय टाकुडो से विच के कारण परेशान होता है। आटू को भी वेल्डिस की मेमोरीज से उसके बारे में कुछ खास पता नहीं
चला होता, लेकिन वो विच बहुत पावरफुल थी और उसका नाम अराकीनो होता है। फिर हमें अराकीनो को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी एक और गांव को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो अगले गांव पर हमला करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जाने से पहले वो मरे हुए लोगों को अनडेड सर्वेंट के रूप में वापस जिंदा कर देती है। वहीं टकोरो को शक होता है कि शायद अराकीनो अभी ओनी की तरह किसी दूसरी दुनिया से आई है, तो आटो घबरा कर पूछती है कि क्या हमें उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर टकोरो तुरंत मना कर देता है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो उससे मिलना खतरनाक हो सकता है। ये घटना साफ कर देती है कि मानरा को तुरंत एक मजबूत डिफेंस लाइन की जरूरत है। टकोरो अब जल्दी से जल्दी एक नया हीरो समन करने का प्लान बनाता है और अब उसे आइजला की जगह पर किसी कॉम्बैक्ट ओरिएंटेड हीरो को चुनना पड़ेगा। साथ ही वो सोचता है कि कैसे पर इसकी ऐसी परिस्थितियों में वो छुप कर बैठ कर नहीं रह सकता, तो उन्हें दूसरे किंगडम के साथ दोस्ती करनी होगी और खवूलिया के सैनिकों को करने के बाद उनके दोस्ती करना मुमकिन है। तो वो दूसरे किंगडम को दोस्त बनाने का सोचते हैं, जिसके लिए टकोरो खुद जाने का डिसाइड करता है। वहीं ईस्ट सिटी में बाइबेरियंस का अटैक हो रहा था, तो सिटी के स्टाफ बियरर एक विशाल लाइटनिंग बोल्ट से उन सबको पल भर में खत्म कर देती है, तो सारे लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। वहीं मानरा से आटो टकोरो से माफी मांगती है क्योंकि उसने बहुत लोगों को मार दिया था, लेकिन टकोरो को उससे कोई परेशानी नहीं थी। ये जानकर आटो सोचती है कि भले ही टकोरो बाहर से शांत और दयालु दिखता हो, लेकिन अंदर से वो एक ईवल है। कुछ समय बाद टकोरो का महल आखिरकार पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, तो टकोरो उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी आटो को अचानक एहसास होता है कि टकोरो यहाँ का राजा है, फिर भी उसके पास पर्सनल नौकर नहीं है। वो तो उससे पूछती है कि तुम्हें किस तरह के नौकर चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगी। तो टकोरो कहता है कि मुझे कोई भी चलेगा, बस मेरे लिए उससे बात करना आसान होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया हूँ। इस पर आटो कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें तुम एक काले साई की तरह दिखते हो। फिर आटो तुरंत जियो, मोल्टर और एमिली को बुलाती है और आदेश देती है कि गाँव की सारी खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा करो, क्योंकि टकोरो उन्हें चाहता है। जो सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या सुना। फिर मोल्टर हिम्मत करके पूछता है कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। इस पर आटो कहती है क्योंकि टकोरो को खूबसूरत लड़कियां पसंद है। ये सुनकर टकोरो का दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत आटो को रोकता है और फिर सबको असल बात समझाता है कि असल में वो अपने लिए एक सर्वेंट ढूंढना चाहता है। ये सुनकर सभी चैन के सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही लड़कियों को वहाँ लाया जाता है, वो टकोरो को देखते ही डर कर रोने लगती है। तो आटो मोल्टर से पूछती है कि क्या उसके पास ऐसे लोग हैं जो किंग को देखकर ना डरे। तो जियो अचानक जुड़वा बच्चों के बारे में बताता है जिनका पास्ट बहुत डरावना रहा है। फिर कुछ देर बाद जुड़वा बहनें पैलेस में आती हैं और अपना नाम कोरिया और मारिया बताती हैं। कोरिया उनसे बहुत सम्मान से बात कर रही होती है, जबकि मारिया टकोरो से ऐसी बात करती है जैसे वो उसका पुराना दोस्त हो। फिर आटो कोरिया से पूछती है कि उसके शरीर पे ये सारे निशान कैसे आए, तो वो बताती है कि एक बीमारी की वजह से हुए थे। फिर आटो पूछती है कि मारिया के साथ क्या हुआ था, तो मारिया बिना हिचकिचाए बोलती है कि मैंने अपनी माँ को खा लिया था। ये सुनकर सब सुन रह जाते हैं। ये बात आटो की उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक थी। इस पर मोल्टर भी शर्मिंदा था। फिर वो सच बताता है कि जब वो लोग अपने गांव से भागे थे, उस वक्त भुखमरी इतनी भयानक थी कि उनकी माँ ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। टकोरो ये सुनकर समझ जाता है कि शायद इसी वजह से मारिया की सोच पूरी तरह टूट चुकी है। हालांकि एक बात अच्छी ये भी है कि मारिया को टकोरो से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन आटू अब भी सोच रही होती है कि क्या ये टकोरो के लिए ठीक रहेगी या नहीं। तभी मारिया टकोरो के पास जाकर कहती है कि उसे सफेद नजर आ रहा है। ये सुनकर टकोरो हैरान रह जाता है क्योंकि सभी को वो काला दिखता है। फिर टकोरो से समझाता है कि क्या वो उसकी अटेंडेंट बनना चाहेगी और उसकी देखभाल करेगी, तो मारिया उसके लिए हाँ कर देती है और आटू हैरान रह जाती है क्योंकि टकोरो मारिया से बहुत ही आराम से बात कर पा रहा था। फिर टकोरो कोरिया से भी उसकी अटेंडेंट बनने के लिए पूछता क्योंकि वो पूरे टाइम बहुत शांत थी, तो वो भी हाँ कर देती है। टकोरो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो दोनों बहनों को टकोरो की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन मोल्टर इस बात से थोड़ा परेशान होता है कि सब कुछ चले जाने के बाद टकोरो से कहता है कि उनकी माँ की मौत के बाद से इन दोनों का दिल पत्थर का हो गया और वो लोग उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। फिर मारिया और कोरिया कुछ टाइम बाद ही अपना काम शुरू कर देती है और पहले ही दिन मारिया टकोरो के लिए पानी लाती है, लेकिन गलती से वो सारा पानी टकोरो पर गिरा देती है। तो कोरिया तुरंत माफी मांगते हुए टकोरो के ऊपर से पानी पोंछने लगती है। इसी दौरान आटो कमरे में आती है और ये सब देखकर निराश हो जाती है। वो मारिया को डांटना चाहती थी, लेकिन टकोरो उसे रोक देता है। फिर आटो टकोरो को याद दिलाती है कि उसकी एक मीटिंग है और बताती है कि अटेंडेंट होने के नाते मारिया और कोरिया को भी उसके साथ चलना होगा। फिर थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हो जाती है और सबसे पहले एमिल रिपोर्ट देते हुए बताती है कि पैलेस पूरी तरह से बन चुका है और अब कई लोग खाली हैं, तो उसे तुरंत ही एक क्लिनिक बनाने का ऑर्डर दे दिया
जाता है। इसके बाद आटू रिसोर्स कलेक्शन के बारे में पूछती है तो एमिल रिपोर्ट करती है कि फूड और बाकी चीजों का कलेक्शन फिलहाल अच्छी तरह से चल रहा है और इसमें टकोडो ने भी हेल्प की होती है, लेकिन इसमें उसका बहुत माना खर्च हुआ था, इसलिए उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा और ऐसी रिसर्च करनी होगी जिससे टकोडो की माना प्रोडक्शन को बढ़ा सके। फिर मैजिक रिसर्च के बारे में पूछा जाता है तो मोल्टर बताता है कि उसने मिलिट्री मैजिक तैयार कर लिया है, लेकिन फिलहाल वो अकेले ही उसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे भरोसा है कि थोड़ी ट्रेनिंग के बाद बाकी लोग भी इसे सीख जाएंगे। मोल्टर भी हाँ कहता है कि पैलेस से निकलने वाले रोइन माना का इस्तेमाल करके बहुत पावरफुल मैजिक भी कास्ट किया जा सकता है, लेकिन टकोडो उसके लिए मना कर देता है क्योंकि इससे वॉर शुरू हो सकती है। तो अभी के लिए आटू मोल्टर को आदेश देती है कि वो मैजिक स्किल ट्री के 6 एलिमेंट पर रिसर्च करे। आखिर में आटू जियो से आर्मी की रिपोर्ट मांगती है तो जियो बताता है कि फिलहाल उनकी आर्मी के पास सिर्फ 5 स्काउट बैग्स है जो जंगल को चेक कर रहे हैं, लेकिन जंगल के बाहर के इलाकों में स्काउट भेजना बहुत रिस्की है क्योंकि उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। तो आटू जियो को आदेश देती है कि अब सभी स्काउट को जंगल की सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए भेज दिया जाए। इस पर जियो थोड़ा हिचकिचाता क्योंकि उसे उनकी आर्मी की ताकत को लेकर चिंता हो रही थी, लेकिन आटू उसे भरोसा दिलाती है कि अगर कोई खतरा आया भी तो वो अकेली उसे संभाल लेगी। और इसके अलावा टकोडो ने पहले ही एक नया हीरो समन करने का फैसला कर लिया है और टकोडो सबको बताता है कि उसने आखिरकार आइजला को ही समन करने का फैसला किया है। वो पूछता है कि क्या इसके लिए जरूरी सभी रिसोर्सेज इकट्ठा हो चुके हैं, तो मोल्टर जवाब देता है कि वैसे तो सब अरेंज कर लिया गया है, लेकिन वो पर्याप्त माना जुगाड़ नहीं कर पाए हैं। फिर काफी बहस और समझौते के बाद आखिरकार आज की मीटिंग खत्म होती है और टकोडो अपने थ्रोन रूम में लौटने लगता है तो चलते समय अचानक मारिया उससे टकरा जाती है, जिससे सारे मीटिंग डॉक्यूमेंट्स जमीन पर बिखर जाते हैं। तो कोरिया उसकी तरफ से माफी मांगती है और कागज उठाने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में वो गलती से एक पेपर फट जाता है तो दोनों घबरा कर ऊपर देखते हैं। उन्हें लगता है कि टकोडो बहुत गुस्सा होगा, लेकिन टकोडो उन पर जरा भी गुस्सा नहीं होता। तो मारिया उसके पास आती है और पूछती है कि क्या आप एक बुरे इंसान हैं? अब अलाइनमेंट के अनुसार तो वो एक बुरा इंसान ही था। फिर आगे मारिया पूछती है कि अगर आप बुरे इंसान हैं तो इतनी गलती के बाद भी आप हमें बार बार क्यों माफ कर देते हैं? तो टकोडो उनसे एक सवाल पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क है? तो मारिया कहती है कि अच्छा इंसान सिर्फ अच्छे काम करता है और बुरा इंसान सिर्फ बुरे काम करता है। इस पर टकोडो कहता है कि बस आधा ही सच है, अच्छा इंसान हमेशा सही काम करता है लेकिन बुरा इंसान हमेशा बुरा ही काम करे, ये जरूरी नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो मन में आता है वो करता है। इसके अलावा टकोडो समझ गया था कि मारिया और कोरिया जानबूझकर गलतियां कर रही थी। असल में वो दोनों चाहती थी कि टकोडो गुस्से में आकर उन्हें मार डाले। तो टकोडो ने समझाता है कि उस घटना के बाद खुद को माफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान इसलिए कुर्बान की थी ताकि तुम दोनों जिंदा रह सको, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए ताकि तुम्हारी माँ का बलिदान बेकार ना जाए। और टकोडो की ये बात सुनकर मारिया और कोरिया फूट फूट कर रो पड़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। फिर कुछ घंटे बाद आटो कमरे में आती है और देखती है कि मारिया और कोरिया टकोडो के पास सो गई हैं, तो उसे उनसे जलन महसूस होती है। फिर आटो टकोडो को बताती है कि पास के शहर का नाम डॉन्ट्रेन है और इस शहर में कई अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं। तो टकोडो को ये बात परेशान करने लगती है कि इतना अजीब शहर बनाया ही क्यों गया है। इस पर आटो समझाते कि ड्राटेन की लोकेशन की वजह से ड्राटेन वेन माइन है, ये खानदान बहुत कीमती है क्योंकि ये माना पैदा करती है, इसलिए आगे वो कुछ सुझाव देती है कि इस जगह को जितनी जल्दी हो सके अपने कब्जे में लेना चाहिए। और अभी वहाँ बारबेरियंस ने हमला भी किया है और वहाँ की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। तो डॉन्ट्रेन की स्थिति देखकर टकोडो अंदाजा लगाता है कि वहाँ से कुछ लोग भागकर आसपास के इलाकों में छुपे होंगे। वो सोचता है कि अगर इन लोगों को मानरा में रख लिया जाएगा तो इससे मानरा की पॉपुलेशन बढ़ेगी और डॉन्ट्रेन के साथ एक अच्छा रिश्ता भी बन जाएगा, जिससे वो स्वाइन को भी आसानी से हथिया पाएंगे। फिर वो आटो को तुरंत डॉन्ट्रेन में कुछ लोगों को भेजने के लिए कहता है। फिर जब वो वहाँ जा रहे होते हैं तो उनका सामना बेस्टकिंस के एक ग्रुप से होता है जो कि बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि आटो की पूरी टीम काले साए की तरह लग रही थी और आटो की उन सबको खत्म करने के लिए तैयार थी क्योंकि वो किसी को भी अपने बारे में पता नहीं लगने दे सकते थे। लेकिन तभी पेपे नाम का एक बेवकूफ बेस्टकिन बहुत ही कैजुअल तरीके से आटो से बातचीत शुरू कर देता है, जिससे आटो का गुस्सा अचानक शांत हो जाता है और वो उन्हें नहीं मारने का डिसाइड करती। उसके बाद आटो को पता चलता है कि टोनोकोली और उसकी टीम वास्तव में डाइटेन से भाग कर आए हैं और ये टकोडो के लिए बहुत ही लकी साबित होता है क्योंकि इससे अब आटो को डाइटेन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो उन सबको किंग से मिलाने का ऑफर देती है। टोनोकोली थोड़ा डरी हुई होती है और जब वो टकोडो से सामने मिलती है तो डर के मारे उसकी रूह ही कांप उठती है। वहीं आटो से मिलने से पहले टोनोकोली के ग्रुप का सामना विशाल का एक जाइंट से होता है। तो पेपो जो स्टाफ बियर्स था वो अपने मैजिक से उस जाइंट को नीचे गिरा देता है और उसे मारने की बजाय वो उसके ऊपर चढ़कर खुद पर गर्व करने लगता है और उसे बेवकूफी की वजह से जाइंट को फिर से खड़ा हो जाता है। गुस्से में पेपो
पेपे फिर अटैक करने वाला होता है। तभी टोनोकोपोली तुरंत आगे बढ़ती है और वो अपनी मैजिक से जायंट को बांध देती है। इसके बाद टोनोकोपोली गुस्से में पेपे के सिर पर मारती है और उसे डांटते हुए कहती है कि एक मादर स्टाफ बेरियर होने के नाते पूरे कबीले का भाग्य उसके फैसलों पर टिका है। लेकिन फिर भी पेपे इस चीज को सीरियसली नहीं लेता है और अगर डांटरिंग पर जायंट्स के ऐसे हमले जारी रहे तो जल्दी ही पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। और उन्हें इस हमले के पीछे का कारण भी नहीं पता था, लेकिन उसने कर्स्ड लैंड के बारे में सुना था, इसलिए वो वहाँ जाकर तहकीकात करने का सोचती है। लेकिन अब वो अपने फैसलों पर पछता रही थी। पेपे की एक गलत हरकत ने सबकी जान खतरे में डाल दी थी। वहीं पेपे बिना डरे टकोटो से पूछता है कि क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे, जो सुनकर टोनोकोपोली घबरा जाती है क्योंकि उसके लिए उसे सीधा फांसी की सजा मिल सकती थी। इसलिए वो जल्दी से टकोटो से माफी मांगती है, लेकिन टकोटो कहता है कि वो पेपे से दोस्ती करना चाहेगा, जो सुनकर टोनोकोपोली हैरान रह जाती है। उसके बाद उनके ग्रुप के वास्तव में एक भाग्य भोज तैयार किया जाता है और टोनोकोपोली जैसे ही एप्पल जूस का एक घूंट पीता है वो उसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। पेपे को भी जूस इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो तुरंत मारिया से रिफिल करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो जियो के पास जाता है और उसके मसल्स की तारीफ करने लगता है। उसके बाद वो मोल्टर को अपना मैजिक दिखाने लगता है और इन सब के लिए उसे बिल्कुल रोकता नहीं। टकोटो उसे देखकर काफी इम्प्रेस होता है कि पेपे किसी से भी आराम से बात कर लेता। वो खुश था कि उसकी पेपे से दोस्ती हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि दोस्त आपस में क्या करते हैं। और जब पेपे को टोनोकोपोली डांट रही होती है तो टकोटो अचानक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं तो टकोटो थोड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर भी पेपे खुशी खुशी मान जाता है और फिर दोनों साथ बैठकर गेम खेलना शुरू करते हैं। दोनों काफी देर तक अलग अलग गेम खेलते रहते हैं। इसमें कई सारे गेम्स टकोटो में खुद ने बनाए थे। तो पेपे सुझाव देता है कि टकोटो को इन्हें डाउन ट्रेन में बेचना चाहिए, लेकिन टोनोकोपोली उसे तुरंत रोक देती है क्योंकि ऐसे फैसले लेना पेपे के काम का नहीं था।